राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई स्वामी व्यालोक जी। व्यालोक वाणी से इनका शानदार चैनल है और ये अपने चैनल पे हर संडे को महाभारत पे एक विशेष सीरीज रिकॉर्ड करते हैं। बहुत ही शानदार प्रोग्राम। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी दर्शकों से कि व्यालोक वाणी पे जाके इनकी उस महाभारत सीरीज को जरूर देखें। अब आज का प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। जरा ये देखिए, वज्र घोष, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ। वैसे महाकुंभ नहीं कहूंगा मैं, ये छोटा है थोड़ा वॉल्यूम में, तो इसको मैं माघ मेला बोल देता हूं। 15 फरवरी 2026 संडे है, 11 बजे। ये पहले ये कार्यक्रम तय हुआ था इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल में, तो वहां पे हॉल में कुछ इको का इश्यू था, तो उसके बगल वाले कॉलेज में शिफ्ट हो गया, इंदिरापुरम कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज में। समय सब कुछ वही है, बस इस घर में नहीं, बगल वाले घर में हो रहा है, ये समझ लीजिए। 2 दर्जन बड़े मूर्धन्य वक्ता आ रहे हैं, 300 मूर्धन्य श्रोता आ रहे हैं, सभी भाई आमंत्रित हैं। मूर्धन्य वक्ताओं के अगर नाम ले दूं तो सबसे सीनियर भाऊ तोरसेकर जी हैं और कंचन गुप्ता सर हैं, संजय दीक्षित जी हैं और अपने ओमकार चौधरी साहब हैं, धीरेन्द्र पुंडीर साहब हैं, अनुपम मिश्रा जी हैं, कर्नल आरएसएन सिंह हैं, बाकी व्यालोक भाई की पूरी टीम है, अवनीश पीएन शर्मा जी हैं, संदीप आरके सिंह हैं, 2 दर्जन वक्ता हैं। तो व्यालोक भाई, आप भी मैंने सुना पहुंच रहे हैं, 15 तारीख को सुबह पहुंचेंगे आप? जी हाँ, मैं बिल्कुल सुबह पहुंचूंगा और मुझे इसका बहुत इंतजार है, क्योंकि एक अपना इकोसिस्टम बनाना राष्ट्रवादियों को बहुत जरूरी है। और मजे की बात है कि हम लोग ये 11 वर्षों के बाद कर रहे हैं, राष्ट्रवादी सरकार के आने के बाद। तो इस पर और भी बातें होंगी, लेकिन सोचिए कि हम लोगों को 11 वर्षों के बाद इस तरह की पहल करनी पड़ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में कुछ खामियां हैं जिस पर आगे चर्चा हो। जी तो अच्छा, आप आ रहे हैं 15 को और मैंने सुना आप 20 तक यहीं रहेंगे। 20 की शाम की आपकी ट्रेन है वापसी, 5 दिन आप दिल्ली प्रवास करेंगे। जी तो और सर, कई मित्रों ने पूछा है कि इस प्रकार की जो हम गोष्ठियां करते हैं, समिट्स करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, 2-2 दर्जन 24 वक्ता, 300 से ज्यादा श्रोता, पैरेलल सेशन भी चलाएंगे हम इसको। अच्छा व्यालोक भाई, मेरा जो आइडिया था ना, मैं इसको फॉर्मल नहीं रखना चाहता। फॉर्मल में क्या होता है कि 5 लोग सामने बैठ के बोल रहे हैं, 300 लोग सुन रहे हैं, फॉर्मेलिटी के लिए 2-4 क्वेश्चन ले लिया मैंने। सर, इसमें एक पैरेलल सेशन रखा है कि एक वक्ता के साथ, एक विचारक के साथ 10-20 लोग ओपन बिठा दिए, जैसे चाय पे चुस्की ले रहे हैं, वहां पे 20 लोग कुर्सी डाल के बैठे हैं, एक व्यक्ति बीच में बैठा है और एकदम बातचीत गपशप की शैली में 1 घंटा विमर्श हो रहा है। एक तो ये सेशन चलाना चाहता हूं मैं, कम से कम 4-5 वक्ताओं के साथ ऐसा एक सेशन, और एक हम राउंड टेबल बोलते हैं जिसमें एक मॉडरेटर होते हैं, 2 वक्ता होते हैं, 3 लोग मिलके अपनी बात कहते हैं और बीच बीच में जो श्रोता होते हैं वो सवाल पूछते रहते हैं, या कई बार श्रोता भी अपनी बात रखते हैं। मैं चाहता हूं कि इस ब्रेनस्टॉर्मिंग में श्रोताओं को भी अपनी बात रखने का मौका मिले। हम ये तो जाने कि पब्लिक क्या कहना चाहती है, पब्लिक क्या सोचती है, तो ये संवाद जो है वन साइडेड नहीं होगा। इसलिए मैं श्रोताओं को इनवाइट कर रहा हूं, आइए, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, आपकी बात भी सुनी जाएगी। जी व्यालोक जी, आप जिस दिशा में जा रहे हैं वह दरअसल सनातनी दिशा है, और चूंकि आपका चोला, आपका वेशभूषा सब कुछ बताता है आपके बारे में, इसलिए उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। मैं केवल ये कहूंगा कि हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा रही है,
हमारे यहाँ औपनिषदिक परंपरा रही है। उपनिषद मतलब निकट बैठना। एक मूर्खा का मैंने कमेंट देखा कि गुरुकुल को इसलिए अबॉलिश कर दिया जाना चाहिए था, या गुरुकुल अबॉलिश हो गए इसलिए क्योंकि गुरुकुल में प्रश्नों की परंपरा नहीं थी। अब अगर पुराना जमाना रहता और मेरे पास वह ताकत रहती तो मैं बिना पूछे 10 जूते उसको रसीद करता, बिना पूछे। इसलिए क्योंकि गुरुकुल में परंपरा ही उपनिषदिक थी। गुरुकुल में परंपरा ही थी कि शिष्य प्रश्न करते जाते थे, गुरु उनका आंसर देते जाते थे और प्रश्नों की लड़ी दर लड़ी। हमारे पूरे उपनिषद क्या है? कोहम, मैं कौन हूं, अहम ब्रह्म। उसके बाद जब श्वेत केतु कहते हैं तो कहा जाता है कि तत्वमसि, तुम भी वही हो। गार्गी, मैत्रेयी, उनका संवाद देखिए, एक के बाद एक प्रश्न पूछती जाती हैं याज्ञवल्क्य से, और अंततः याज्ञवल्क्य को अपनी संपत्ति का बंटवारा करना पड़ता है। जहां पर गार्गी कहती हैं कि मुझे आपके भौतिक सुख संपदा से कोई लेन देन नहीं है, आप ब्रह्म ज्ञान बांटिए। और वो ब्रह्म ज्ञान याज्ञवल्क्य बांटते हैं और इसीलिए वो लोग तत्वदर्शी कहलाते हैं। अब इन मूर्खों को, इन जाहिलों को कौन बताए कि गुरुकुल की परंपरा क्या थी? तो आप जो ये बात कह रहे हैं, दरअसल सर हमारे यहाँ बातचीत का क्रम ही वही था। तो आपका जो जीन है ना गुरुकुल वाला, जो पुराना जीन है, वही दहाड़े मार रहा है कि बाबा रामदास ये वाला काम करवाओ। हमारे यहाँ कभी भी एक तरफा प्रलाप नहीं हुआ है कि कोई मोहम्मद आया उसने कह दिया कि ये है, के बाद सारा ज्ञान खत्म। नहीं हुआ है ये। हमने तो गीता पर बहस की है, जो जहां स्वयं भगवान बोलते हैं। हमने तो रामायण पर बहस की है, जहां स्वयं भगवान का चरित्र चित्रण है। हमारे यहाँ कोई बुद्ध नहीं आते हैं जो कहते हैं कि ये हमने कह दिया और ये पूरा ज्ञान खत्म। हमने बुद्ध को भी अपने में समाहित किया है। बुद्ध हमारे हैं। हमारे यहाँ हमेशा तर्क और वितर्क, इसकी परंपरा रही है। अब समस्या यह है कि कुतर्क इतना बढ़ गया है कि एक तरफा प्रलाप चल रहा है। आप एक मंच सजाते हैं, एक व्यक्ति आता है, वो आए बाएं साएं कुछ भी बोलता है और चला जाता है। ये समस्या है। तो आप जो करने जा रहे हैं या हम लोग जो कर रहे हैं वो इसी दिशा में है कि हम औपनिषदिक और शास्त्रार्थीय परंपरा की ओर वापस लौटें। हमारा जो सनातनी कलेवर है हम उसमें लौटें। बाकी तो और सारी बातें होती रहेंगी, लेकिन ये जो आपने सवाल किया कि इस तरह से हम करना चाह रहे हैं, तो आप ठीक वही करना चाह रहे हैं जो हमारी परंपरा है। जी। मेरे पिताजी ना एक कथा सुनाया करते थे कि एक ऋषि के यहाँ एक शिष्य थे, गुरुकुल में बहुत साल उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो ऋषि ने कहा कि आप तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, जाओ सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करो। तो उन्होंने उनको गुरुदक्षिणा दी और गुरुदक्षिणा देते हुए एक प्रश्न पूछा कि गुरुजी, आज तक तो मैं आपकी छत्रछाया में था, आपके प्रशिक्षण में था, तो मुझे कोई जब शंका होती थी तो मैं आपसे पूछता था। अब जब आज के बाद आप मेरे साथ नहीं होंगे तो मैं अपनी शंका का निवारण कैसे करूंगा? तो उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तर्क व ऋषय, आज के बाद तर्क ही तुम्हारा ऋषि है। स्वयं से तर्क करना, तर्क से ही तुमको सभी उत्तर मिलेंगे। तर्क, हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने तर्क करना, प्रश्न पूछना, शास्त्रार्थ करना, नए विचारों का प्रतिपादन करना,
पुराने विचारों से विद्रोह कर नए विचारों का प्रतिपादन, ये हमारी परंपरा रही है। हम वो कनफुकवा गुरु कनफुकवा चेला पैदा भी नहीं करने चाहते कि जो गुरुजी ने कह दिया उसको आंख बंद करके मान लिया। नहीं, तर्क कीजिए, स्वयं से तर्क कीजिए, अपने गुरु से तर्क कीजिए, अपनी धार्मिक पुस्तकों से तर्क कीजिए, तर्क की कसौटी पर कसिए। तो ये जो सर हम समिट कराने जा रहे हैं, इसमें हम अपने श्रोताओं को अपने वक्ताओं के साथ बात करने का, प्रश्न पूछने का, तर्क करने का और यदि जरूरत पड़े तो शास्त्रार्थ करने का मौका भी देंगे। इसके लिए जो मैंने फॉर्मेट सोचा है सर, एक तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास दर्शक श्रोता कितने आते हैं। पहली बात, अगर थोड़े से हुए तो भैया एक हॉल में 200-250 कुर्सी लगी होगी, 4 वक्ता बैठे होंगे, 5, उनकी बात सुनिए, फॉर्मेलिटी के लिए 1-2 प्रश्न ले लिए जाएंगे। यदि श्रोता अच्छी संख्या में आ गए और हॉल भरने के बाद पता लगा इनको कहां बैठाएं, तो हम सब बाहर बहुत बड़े बड़े मैदान है और क्लासरूम्स है, वहां बैठा देंगे कुर्सियां डाल के। क्लासरूम्स में तो ऑलरेडी कुर्सियां लगी हुई हैं, क्लासरूम्स में राउंड टेबल करा देंगे, 2 वक्ता 1 मॉडरेटर। और ग्राउंड में मैंने सोचा है कि 1 कुर्सी वक्ता की, 20 कुर्सियां सामने एकदम, और बातचीत होगी। वहां पे मैं तर्क, प्रश्न और शास्त्रार्थ इनवाइट करूंगा। आइए वक्ताओं के साथ उनसे सवाल पूछिए और बाकायदा तर्क कीजिए, बाकायदा शास्त्रार्थ कीजिए हमारे वक्ताओं के साथ। कैसा लगा सर आपको आइडिया? यही आइडिया है, यही सनातन का कोर है, तो इसमें अच्छा ही लगना है। और यहीं से इस समिट की जरूरत शुरू होती है। अब मैं कुछ बातें कहने जा रहा हूं जो तथाकथित 2014 के बाद जो राष्ट्रवादी हुए हैं पैदा, या जिन्होंने रातों रात लाल पटका, काला पटका छोड़ के और भगवा पटका पहन लिया है, उनको ये बातें बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन इसको कहना जरूरी है। और दादा, मैं चाहूंगा कि आप भी इस बात को गंभीरता से सुने, क्योंकि अगर इस समिट में ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपकी भी कटुतम आलोचना करूंगा। अभी एक साहित्य महोत्सव हुआ रायपुर में जी। उस महोत्सव में एक ऐसे शूकर मुख को आमंत्रित किया गया जो फिलहाल इस देश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का वरिष्ठ सलाहकार है। ये वही दुर्बुद्धि, दुर्मुख, पामर, शठ व्यक्ति है जिसने एक जाति विशेष को, और मैं चूंकि जाति नहीं मानता तो मैं कहूंगा वर्ण विशेष को, अनहद गालियां दी। सुअर को इसने जनेऊ पहनाया था और आज की डेट में इसको रायपुर साहित्य महोत्सव में बुला के, और इसके बगल में कौन थे? संघ का मुखपत्र है पांचजन्य, उसका संपादक है हितेश शंकर, और वो व्यक्ति कह रहा है कि इनके साथ फोटो खिंचवा लीजिए, फोटो खींच दीजिए प्लीज। ये हमारी हालत है, ये हम सनातनियों हिंदुओं की हालत है। इसलिए हमें ऐसा इकोसिस्टम 11 साल के बाद खड़ा करना पड़ रहा है, ताकि कोई दूसरा मंडल आके, हमने जितने वर्षों से संघर्ष किया है, जितनी मेहनत की है, नहीं चाहिए हमें आपसे कुछ भी। नहीं बनना है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मैनेजर का सलाहकार, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें प्रकाश जावड़ेकर जैसा बेवकूफ आदमी मंत्री बन सकता है। नहीं बनना है। लेकिन आप उस जैसे व्यक्ति को अगर हमारे सिर पर बिठाएंगे, जो व्यक्ति फातिमा नाम के कैरेक्टर को गढ़ता है और पूरी निर्लज्जता से उसको कहता है कि मैंने गढ़ा, तो आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये सरकार क्या संदेश देना चाह रही है? बद्री नारायण तिवारी
आज किस कमेटी में नहीं है आपके? और उसने क्या क्या आपके खिलाफ नहीं बोला है और उसने क्या क्या प्रपंच नहीं किए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह के इकोसिस्टम की जरूरत क्या है और क्यों हम इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। जी व्यालोक भाई, बिल्कुल आपने कहा कि इस ऐसे इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। तो मैं दर्शकों से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि सारे काम छोड़ के आइए। इतना बड़ा दिल्ली एनसीआर है और दिल्ली एनसीआर के अगल मैं बगल एक निवेदन दद्दा करना चाहूंगा दर्शकों श्रोताओं से कि देखिए, आप लोग वैसे दुर्मुखों को, पामरों को अपना हीरो बनाते हैं तो दिक्कत वहीं से होती है। आप इस सरकार को भी दिखाइए कि प्लीज हमारा इकोसिस्टम ये है जो केवल और केवल राष्ट्रवाद के लिए है, जो इस तरह का नहीं है कि रातों रात उसने लाल पटका खोला। अनंत विजय को आपने साहित्यकार बना दिया है साहब। तो इसलिए अधिक से अधिक संख्या में आइए, हम लोगों को सुने या न सुने, हमसे बातचीत कीजिए, हमसे शास्त्रार्थ कीजिए, लेकिन हमारा एक इकोसिस्टम, क्योंकि अभी भी सरकार हमारी है लेकिन सिस्टम उनका है। यूजीसी बिल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां इंदिरा जयसिंह नाम की ताड़का पूतना पूरे सिस्टम पर हावी होकर और उस तरह के घटिया कानून बनाने में सफल हो गई है। इसलिए दर्शकों श्रोताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए और हमारे इस इकोसिस्टम को बनाने में हमारी मदद करें। जी। और दर्शकों से सिर्फ एक निवेदन है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है, और ये आप ही के सहयोग से कार्यक्रम होना है। नीचे जो टिकर चल रहा है इस पे हमें जो सहयोग कर सकते हैं वो कीजिए। बहुत बड़ा आयोजन है, काफी पैसे खर्च हो रहे हैं हमारे पास, आपको पता है कोई फंडिंग कहीं से आनी नहीं है, इसलिए जो भी सहयोग कर सकते हैं कीजिए। कहां से आएगी जब मुझे बिठा रखा है और मैं खुल के सरकार को गाली दे रहा हूं? आपको फंडिंग कहां से आएगी? आपको फंडिंग तो तब आएगी ना जब आप ऐसे लोगों को बिठाएं और सरकार और मंत्री जी की स्तुति करें। अब मैं बैठा हुआ हूं, मैं सरकार को खुलेआम गाली दे रहा हूं, आप खुद गाली देते रहते हैं, तो फंडिंग कहां से आएगी? इसलिए दर्शकों श्रोताओं मित्रों, कहीं से कोई फंडिंग की बात नहीं है, और सीधी सी बात यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे जितने सनातनी हैं जी, वो सब एक साथ आए, एक साथ जुड़े, और एक साथ हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें जिसमें हमें ना राजनीति की जरूरत पड़े, ना धन की जरूरत पड़े। हमारा सामाजिक परिवर्तन का काम है, इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। जी। तो व्यालोक भाई, आपने समय दिया सर, इसके लिए आभार, धन्यवाद। 15 को आप आ ही रहे हैं, दोबारा मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, सबको भेजिए, अपनी फैमिली को लेके आइए, बच्चों को जरूर लेके आइए इस कार्यक्रम में। मैं यदि बच्चों का लाना बहुत जरूरी है, यदि बच्चों की संख्या होगी तो मैं बच्चों के लिए एक अलग से सेशन करना चाहूंगा। और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भेजिए कि इस वज्र घोष को ज्यादा सफल बनाने के लिए, ज्यादा लोगों तक बात अपनी पहुंचाने के लिए, बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं ये बताइए। बच्चों के लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड सेशन करना चाहूंगा। तो आज के कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।